नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यानी अगर हम इसको डिवाइड करें सब्जेक्ट वाइज तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री से पूछे गए सवालों के बारे में। और आने वाले सेशंस में हम एक एक करके सब्जेक्ट वाइज अपने पूरे यानी जो 100 क्वेश्चंस पूछे थे यूपीएससी ने, उन 100 क्वेश्चंस को डिवाइड करके हम देखेंगे अपना सब्जेक्ट वाइज। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2023 में जो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस हैं यानी हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का जो नेचर है वो किस तरह का है। क्या जिस तरह से यूपीएससी हमेशा सवाल पूछती आई है क्या उसी तरह के सवाल पूछे गए हैं, या यूपीएससी ने इस बार कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस कम पूछे हैं और फैक्ट से क्वेश्चंस ज़्यादा रखे हैं। तो ये हम एक एक करके क्वेश्चंस में देखेंगे और साथ ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो सोर्स आप सभी के पास अवेलेबल हैं उन सोर्सेज से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता था, या इसके लिए कुछ अलग से सोर्स आपको लेने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में देखने का प्रयास करेंगे। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की जो हमने इसमें क्वेश्चंस लिए हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चंस है कि धान्यकटक जो एक महासांगों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस क्वेश्चंस को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, कि ये क्या फैक्ट है या किसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, तो मैं आपको सबसे पहले इसका सोर्स बताता हूं कि ये क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी यानी अगर आपने एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ा है और उसमें जो मैप है अगर आपने वो मैप को भी देखा है तो ये क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिकली बौद्ध जो संप्रदाय है उसके केंद्र के विषय में पूछा गया है, यानी केंद्र है और जो ये धान्यकटक है वो बेसिकली आंध्र प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चंस प्योरली मैं इसको रखूंगा फैक्ट में। अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। तो ये क्वेश्चंस इस क्वेश्चंस को मैं रखूंगा, अगर कैटेगराइज करूं तो ये क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग रहेगा कहां पर, इजी क्वेश्चंस में, क्योंकि ये वो सोर्स है जो हर किसी के पास अवेलेबल है और यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी का जो बेस होता है ना, जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन होता है एनसीईआरटी। ये क्वेश्चंस आपको सीधा सीधा एनसीईआरटी से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। दूसरा स्टेटमेंट है कि स्तूप आमतौर पर अवशेषों के निक्षेपागार होता था। तीसरा है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। तो तीन स्टेटमेंट में, और अगर मैं इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करूं तो मैं इस क्वेश्चन को रखूंगा आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट में। कहां रखेंगे इसको? आर्ट एंड कल्चर। ये जो क्वेश्चन है ये स्तूप संबंधित यानी जो स्थापत्य कला है प्राचीन भारत में उस सेगमेंट से आता है। और अगर दूसरा इसको जोड़े हम तो बौद्ध धर्म यानी रिलीजियन से हम जोड़ सकते हैं कि जो बौद्ध यानी जो हम जैन बौद्ध और ये वैष्णव वगैरह पढ़ते हैं तो ये कल्चर का पार्ट हो गया। तो उसमें भी अगर आप बौद्ध धर्म के बारे में विषय में विस्तार से पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। ये क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं किससे जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं आपके बौद्ध धर्म से। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस के बात करते हैं सोर्स की। तो ये सोर्स आपको, इसका सोर्स भी आपका है एनसीईआरटी। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से कैसे जुड़ता है। जैसे ही आप स्थापत्य यानी प्राचीन भारत का स्थापत्य कला पढ़ेंगे तो उसमें आता है स्तूप कला। स्तूप की अगर बात करें कि स्तूप की संकल्पना यानी अगर हम स्तूप शब्द की बात करें तो इस शब्द का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपको ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? इसका पहला उल्लेख मिलता है आपको
ऋग्वेद यानी वैदिक काल में सबसे पहले स्तूप शब्द, यानी अगर बात करें कि स्तूप शब्द सबसे पहले या सर्वप्रथम कहां पर उल्लेख किया गया, तो वो किया गया है ऋग्वेद में। तो ये वैदिक कालीन शब्द है। अब बात करें अगर संकल्पना की कि जो हम जिस स्तूप को जानते हैं, किस स्तूप को, कि जो अवशेषों के निक्षेपागार हैं या एक तरह से स्मारक संरचना है, तो वो उसका संबंध जोड़ते हैं हम बौद्ध से। तो ये जो क्वेश्चंस हैं दो आपके सामने, ये आर्ट एंड कल्चर के हैं। और दूसरा, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो ये उसी का सेगमेंट है। तीसरा, ये दोनों क्वेश्चंस आप बहुत आराम से एनसीईआरटी पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम्पुहार और मुशरी, ये तीन नाम दिए हुए हैं और इसके बारे में पूछा गया है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है या क्या है। तो पहला था इसमें राजधानी नगर, पत्तन, लोहा और इस्पात निर्माण केंद्र, और जैन तीर्थंकरों के चैत्य। तो ये बेसिकली संगम युगीन क्या है, पोर्ट है, बंदरगाह है, यानी पत्तन नगर है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस भी क्या है, एक फैक्ट है। और अभी 2021 में सीडीएस का पेपर हुआ था। उस सीडीएस के पेपर में यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पहले पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से, जैसे अगर जिस बच्चे ने या जिन लोगों ने संगम युग के बारे में पढ़ा है या संगम युग को जोड़ के पढ़ा है आपने, प्राचीन जो आपका इतिहास है उससे संदर्भ में, और दूसरा पूर्व मध्यकालीन इतिहास के साथ अगर इस चीज़ों को कोरिलेट किया है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्योंकि ये ऐसे नाम हैं जो आपके लिए नए नहीं हैं। अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम भी दिया होगा तो कहीं ना कहीं आपने इन शब्दों से क्या होगे, दो चार हुए होंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस भी कई बार इन सवालों को पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित क्या है, वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। तो ये प्योरली क्या है, एक फैक्ट है। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। और इस तरह के कुछ सवाल हर एग्जामिनेशन या हर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको परेशान करने के लिए, कि जैसे होता है ना कि बूझो तो जाने, तो कुछ इस टाइप के सवाल आपको हर सब्जेक्ट हर सेगमेंट में कुछ हमेशा देखने को मिलेंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाएं। तो अगर इस तरह के सवालों के पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो आप बाकी सवालों को क्या होगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आप एग्जाम फेल कर जाएंगे। तो अगर इस तरह का अननोन कोई सवाल आपको दिखे, तो ऐसे सवाल को मेरे हिसाब से आप छोड़ के आगे बढ़ें, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं कि यहाँ पर आप जब तक आपने संगम काल को या स्पेसिफिक इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है, तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अनावश्यक टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आपको ना लगे कि ये इसका आंसर नहीं है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। साम्राज्य हैं होयसाल, गहड़वाल, काकतीय, यादव। अगर आपने पूर्व मध्यकाल के विषय में बहुत डिटेल से नहीं, केवल पढ़ा भी हो तो भी ये सवाल बहुत आराम से आप कर जाओगे। मेरे हिसाब से ये सवाल भी क्या है, बहुत टफ नहीं है, मतलब इजी सवाल है। अगला सवाल आता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो यहाँ कुछ साहित्यिक कृतियां दी हैं, उसके साथ क्या दिया है, उनके रचनाकार। तो इसमें है देवी चंद्रगुप्तम, हम्मीर महाकाव्य, मिलिंद पन्हो, नीति वाक्यामृत। तो इन चारों साहित्यिक रचनाओं में मेरे हिसाब से, यानी मेरे अकॉर्डिंग, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो होगा नीति वाक्यामृत। हमारा ऑप्शनल है तो हमारे लिए कोई समस्या वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हम ऑप्शनल में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो हम इन सब चीज़ों अनभिज्ञ नहीं है। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं तो आप सबने इन तीनों का नाम सुना होगा। तो ये सवाल मैं मानता हूं
फैक्ट बेस्ड है और ये मॉडरेट है। यहाँ आप थोड़ा सा हो सकता है कि फंसे। अगला सवाल है कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। तो ये संकल्पना, इसका संदर्भ किससे है, यानी मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है किस संप्रदाय के, तो कौन सा धार्मिक संप्रदाय है जो ऐसी बात करता है कि हर जगह प्रत्येक वस्तु में आत्मा है, यानी अनेक आत्माएं। अनेक आत्मवाद की संकल्पना जो दी है वो दी है जैन धर्म में। जहां पर ये हमेशा से प्रयास रहा ये संकल्पना देने के बाद कि एक छोटे से छोटे जीव, यानी आपने देखा होगा कि जैन धर्मगुरु जो होते हैं आज भी, वो जब सड़क पे चलते हैं या जब भी निकलते हैं तो वो अपने फेस को कवर कर रखते हैं मास्क से। उनका ये मानना है कण कण में आत्मा है, तो अगर हम सांस ले रहे हैं खुली में तो वो सांस के साथ भी हो सकता है कि कुछ जीव या जीव या कुछ ऐसी उनकी हम जान ले सकते हैं या किसी को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो उसके चलते क्या वो फेस कवर रखते हैं। और दूसरा, बरसात के टाइम पे भी ये लोग कम निकलते हैं। इनका ये मानना है कि बरसात में क्या है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपने जो बिल होते हैं या जहां भी छुपने की जगह होती है, बरसात की वजह से क्या पानी वानी भरने की वजह से वो बाहर निकल आते हैं, उनको भी क्षति ना पहुंचे तो वो क्या करते हैं, ऐसे टाइम को अवॉइड करते हैं। तो अनेक आत्माओं की बात की थी जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर क्या बनाई, एक विशाल बांध बनवाया, और वहां से क्या हुआ कि उस बांध से नहर को कहां ले गए, राजधानी नगर तक। तो ये सबसे पहला जो काम किया था विजयनगर साम्राज्य में वो किया था देवराय प्रथम ने। और इस नहर के बाद इन्होंने क्या किया, इस नहर के निर्माण के साथ साथ देवराय फर्स्ट ने विजयनगर में क्या लगा दिया, सिंचाई कर, यानी सिंचाई की व्यवस्था यानी सुविधा उपलब्ध कराई राजधानी नगर तक, और उसके एवज में क्या हुआ, एक सिंचाई कर लगा दिया। इसके बाद जो सराहनीय काम किया है विजयनगर में नहरों से संबंधित, वो दूसरा था कृष्णदेव राय। ये क्वेश्चंस ऐसा है कि अगर आपने विजयनगर साम्राज्य को थ्रोली पढ़ा है, यानी विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन अगर पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, प्रशासन, तो ये सवाल आप बहुत आराम से कर ले जाओगे। और ऐसा नहीं है कि इसका सोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, बहुत इजी अवेलेबल है, यानी एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया। अब आप एक बुक पढ़ते हैं, आप किसी से बात करेंगे जनरल, किसी भी स्टूडेंट से या सेलेक्टेड कैंडिडेट से या किसी भी टीचर से, तो मॉडर्न इंडिया के लिए एक सोर्स है जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, स्पेक्ट्रम। ये क्वेश्चंस आप स्पेक्ट्रम से सॉल्व कर लेंगे, और मेरे हिसाब से बहुत आसान सवाल था ये। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया है। तो ये जो सवाल है ये मुझे लगता है कि लगभग स्टूडेंट का ये क्या हुआ होगा, सही हुआ होगा। ये एक ऐसा नॉर्मल सवाल है जिसकी गलत होने की संभावना बहुत कम है। अगला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रीड, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेज और वॉल्टर इलियट, इनका संबंध किससे है। तो आपने अगर सोर्सेस पढ़े होंगे, प्राचीन काल का इतिहास जब पढ़ेंगे और एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो उस एनसीईआरटी को पढ़ने के दौरान आप इन शब्दों से यानी इन नामों से
रूबरू हुए होंगे, 2-4 हुए होंगे और आपने इन नामों को जरूर पढ़ा होगा। इन सब का संबंध पुरातात्विक उत्खनन से था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है कि मॉडरेट हो जाए, क्योंकि मैं इसको आसान की कैटेगरी में नहीं रखूंगा, इतना फोकस होकर इतना ध्यान से हो सकता है कि बच्चा ना पढ़ते हो उन चीज़ों को। तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होने वाला नहीं था। अगला क्वेश्चन आता है, ये निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल हैं और जिसके लिए जाना जाता है बेसनगर, भद्द, सित्तलवासन। ये क्वेश्चन आपका हो गया आर्ट एंड कल्चर से। एक क्वेश्चन है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। तो जितने भी इतिहास के अब तक सवाल पूछे गए उन सब में एक या दो सवाल को हम मान सकते हैं स्टैंडर्ड या कॉन्सेप्चुअल। बाकी जितने सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं वो कहीं ना कहीं फैक्ट बेस्ड हैं, और वो सोर्स उसके लिए उन्होंने फॉलो किए हैं जो आप सबके पास है, यानी एनसीईआरटी। देखिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे भी इसकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या जिनका स्कोर अभी 80 से नीचे है, उन सभी को मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आप अपना जो फाउंडेशन है, जो आपका यूपीएससी की तैयारी के लिए फाउंडेशन है, वो अभी भी बता रहा हूं आपको एनसीईआरटी है। अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करोगे तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये बेसिक है, जितना जल्दी आप समझ जाओ। और क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए कि कितने क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी से यहाँ पर मिल रहे थे। केवल एक सेगमेंट है। अगर हमारे पास 13 सवाल थे और इन 13 सवाल में से आप यहाँ पर 8 सवाल 9 सवाल बहुत आराम से कर ले जाते अगर आप एनसीईआरटी को बहुत सीरियस होकर पढ़ते। ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि सॉल्व ना हो पाए, बस ज़रूरत है थोड़ा सा फोकस होने की और जो भटकाव है आप लोगों में उस भटकाव से बचने की, क्योंकि वो सोर्स, सभी सोर्स आपके पास बहुत इजीली अवेलेबल है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, जितना भी यहाँ पर 10 ईयर हो सकता है पीवाईक्यूज यूपीएससी का, आप उसको बहुत अच्छे से कवर करें, क्योंकि वो आपको ये बताता है कि यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछ रहा है और आगे जो पूछ सकता है वो किस ग्राउंड पे, किस सोर्स से फॉलो हुआ है, वो आपको सबसे बेहतर तरीके से पीवाईक्यू से पता चलेगा। क्योंकि पीवाईक्यूज ऐसी चीज है जो आपके पास में एक ऐसा जरिया है ये समझने का, ये एनालिसिस करने का कि जो ट्रेंड है वो क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को यूपीएससी ने कभी टच नहीं किया है, या किस टॉपिक को यूपीएससी लगातार 2 3 4 साल से फॉलो कर रहा है। ये सब चीज़ें बताती हैं आपको पीवाईक्यूज। दूसरा, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ उस 1 साल के अंदर, यानी पूरा 1 ईयर, इसमें यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए वो एग्ज़ाम जहां पर जीएस पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है, आप उन सभी क्वेश्चंस को एग्ज़ाम से पहले 10 दिन पहले, 1 महीने पहले, 1.5 महीने, जब भी आपको लगे वो क्वेश्चंस आप क्या करो, तैयार करके जाओ हमेशा। क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा नहीं तो 3 4 सवाल, 3 सवाल भी अगर आपको 100 क्वेश्चन में मिल रहे हैं तो हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपको वहां पर परेशानी खड़ी कर दें, या हो सकता है कि आप वो क्वेश्चंस गलत करने वाले हो, या हो सकता है कि आप कट ऑफ के आसपास थे, वो क्वेश्चन जो पहले पूछे हुए हैं आपने वो गलत कर दिए, तो आप क्या हुआ, कट ऑफ से बाहर हो गए। सपोज करो आपके 79 मार्क्स बन रहे हैं अगर, और इस 79 मार्क्स में अगर ये 3 सवाल आप सही कर दोगे तो उसका बेनिफिट कितना होगा, आप जरा सोच के देखिए। तो ये 2 3 चीजें आपको बहुत जरूरी है याद रखना। एक तो एनसीईआरटी को बहुत सीरियस होकर पढ़ना है,
क्योंकि एनसीईआरटी ही आपका बेस है, फाउंडेशन है। 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। जितना अच्छे से आप एनसीईआरटी कवर कर लोगे, आपका प्रीलिम्स, आपका मेंस उतना ही अच्छा प्रिपेयर होता जाएगा। और उसके साथ में आपको पीवाईक्यूज 10 ईयर का तो कम से कम यूपीएससी का, और पीटी से पहले आप यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए सभी एग्जाम में जहां जीएस पूछा गया है वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करके जाएं। तो बस इस सेशन में इतना ही। आगे हम बात करेंगे दूसरे सब्जेक्ट को लेकर। तो यहाँ पर हमने एक मोटी मोटी चीज देखी कि कितने क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली यानी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री में। अब हम नेक्स्ट सेशन में ये देखेंगे कि ज्योग्राफी में, पॉलिटी में क्या नेचर रहा क्वेश्चन पूछने का। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर।